अगर आपके भी पैसे इन बैंकों में हैं तो मुबारक हो, आपका पैसा खतरे में है। देश में हर साल ऐसे किस्से आते हैं कि लाखों करोड़ों का पैसा इन बैंक में अकाउंट होने की वजह से फंस गया, डूब गया लोगों का। हर साल ये होता है। आज पूरा बैंकिंग का आपको काला चिट्ठा देने वाला हूं। बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे आपके साथ फ्रॉड होता है, कैसे स्कैम होता है। मासूम लोग जो मेहनत की कमाई इन बैंकों में रखते हैं, एफडी के फॉर्म में, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, और इनका पैसा हवा हो जाता है, वो पूरा समझाने वाला हूं कैसे होता है। पीएमसी बैंक ने 65,000 करोड़ का घोटाला किया था। फर्जी अकाउंट बनाकर लूटा था कस्टमर का पैसा। IL&FS नाम के एनबीएफसी ने 90,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया था। सहारा इंडिया एनबीएफसी ने हाई इंटरेस्ट रेट का लालच देकर आम जनता से 35,000 करोड़ का डिपॉजिट लिया और सारा पैसा खुद खा गए थे। मुझे अजीबोगरीब टाइप के लोग मिलते हैं कई बार। कहते हैं क्रिप्टो में पैसा कमाना है भैया, शेयर मार्केट में हर साल पैसा डबल करना है, और किसी को मल्टी बैगर स्टॉक से पैसा कमाना है। कहते हैं प्लॉट बताओ जहां अच्छी वैल्यू 10x हो जाए अपना पैसा। और जब मैं इनसे यह पूछता हूं कि ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आपका डिपॉजिट पैसा कौन से बैंक में रखते हो, तो नाम थोड़ा अजीब सा है। वो कहते हैं पर एफडी पर 10% इंटरेस्ट दे रहा है। अरे चाचा, यही हो गया ना खेल। ये भाई साहब कहेंगे कि देश के बड़े बड़े बैंक SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, इन सब के सामने फेल है। मतलब ऐसा इनका बैंक है जिसके नाम ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। इनको और पैसे कमाने हैं, पर जो पैसा ऑलरेडी कमा चुके हैं उसके साथ इतनी लापरवाही। बैंक का नाम तुमको ढंग से पता नहीं है, उसे किसी भी बैंक में पैसा डाल दे रहे हो, वो भी बिना ड्यू डिलिजेंस के, बिना जांच पड़ताल किए कि बैंक जेन्युइन है भी कि नहीं, उसको आरबीआई से मान्यता प्राप्त है भी कि नहीं, आपका पैसा वहां इंश्योर्ड है भी कि नहीं, उसका डिजिटल इंफ्रा कितना सेफ है आपके बैंक का, कहीं कोई साइबर अटैक होने का खतरा तो नहीं है। भैया पहले जो कमाए हो उसको संभाल लो, तब आगे कमाने की सोचना। बाहर सुंदरियों को ताड़ने से पहले घर में जो लुगाई है उसको देख लो, कहीं वो किसी और के साथ सेट ना हो जाए। आपके पैसे के साथ यही हाल हो सकता है। कहना क्या चाहता हूं मैं वो समझो, बात को पकड़ो, मजाक को नहीं। आपको पता है हर साल 50,000 से ज्यादा लोग बैंक फ्रॉड का शिकार होते हैं। इसमें से कई तो अपना पूरा का पूरा डिपॉजिट गवा देते हैं, कुछ नहीं मिलता, हाथ में कुछ नहीं, सारा पैसा जो बैंक में रखा था सब खत्म। हर साल ऐसा होता है, हर साल। अब तक सैकड़ों बैंक को आरबीआई डी रजिस्टर कर चुका है, मतलब अपनी लिस्ट से हटा चुका है। ये सारे बैंक्स या तो कस्टमर को धोखा दे रहे थे या फिर देने की फिराक में थे। सिर्फ 2020 से अब तक आरबीआई ने 58 बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। अब तक 100 के करीब बैंक्स फेल होकर बंद हो चुके हैं। 2020 से 2025 तक बैंक फ्रॉड की वजह से लोगों का लगभग 3 लाख करोड़ डूब चुका है। सिर्फ पिछले साल 36,000 करोड़ लोगों का डूबा है। और ये लोग कौन होते हैं? ये हमारे और आपके जैसे आम लोग होते हैं, जिनको एहसास भी नहीं होता कि उनका ट्रस्टेड बैंक जिसमें वो पैसा डाल रहे हैं वही एक दिन हवा हो जाएगा। 2022 से 2024 तक डिजिटल फ्रॉड्स 700% बढ़े हैं। ये ज्यादा करके आम लोगों के सेविंग अकाउंट को निशाना बनाते हैं। पीएमसी बैंक का स्कैम याद है? बैंक ने 21,000 फर्जी अकाउंट्स बनाकर लोगों से लाखों का डिपॉजिट पहले लिया। ये अकाउंट्स असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। 5,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड था ये। इसमें से कई तो फाइनेंशियल लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाए और निकल लिए। अब तक 50 से ज्यादा डिपॉजिटर्स की स्ट्रेस के कारण डेथ हो चुकी है। 2018 में 1551 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी कि शहरी सहकारी बैंक फेल हो गए। ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक में एक छोटे शहर में रहने वाले संजय ने अपनी बेटी की शादी के लिए 20 लाख रखे थे, क्योंकि उसको 8.5% इंटरेस्ट मिल रहा था उस बैंक से। लेकिन बैंक ने फ्रॉड किया और उसका सारा पैसा डूब गया और बेटी की शादी भी टूट गई। इन सभी बैंक स्कैम के 80% विक्टिम लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, जो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी एक झटके में गवा बैठते हैं। यही हाल एनबीएफसीज का है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये लीगली बैंक नहीं होते, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। लोग फिर भी इनके हाई इंटरेस्ट रेट मिलने के लालच में इनमें पैसा डाल देते हैं।
2019 में आरबीआई ने 1700 एनबीएफसी के लाइसेंस कैंसिल किए थे। शारदा ग्रुप याद है, ये भी एक एनबीएफसी था। अकेले इस एक एनबीएफसी ने 1.7 करोड़ डिपॉजिटर्स का 30,000 करोड़ लूटा था। इट वॉज इंडियाज बिगेस्ट चिट फंड स्कैम। ऐसे हजारों एनबीएफसी हैं मार्केट में जिनको लोग बैंक मानते हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद गूगल करके देख लेना, कहीं आपका बैंक ऐसे ही कोई एनबीएफसी तो नहीं है। पता है ये सब क्यों बता रहा हूं आपको? ताकि आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझो और इसको हल्के में ना लो भैया, बिल्कुल ना लो, क्योंकि मेहनत पसीने की कमाई है। ऐसे ही कहीं किसी के झांसे में नहीं आना, कहीं भी किसी को नहीं दे देना। जस्ट वो बोलता है कि मैं बैंक हूं और आपने अपनी जमा पूंजी इसको दे दी, नहीं। पैसा चाहे जितना मर्जी कमा लो, पर बैंक ही अगर गलत चुन लिया है, सब जीरो हो जाएगा एक दिन। इसलिए बैंक चुनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आज आपको इसका पूरा ज्ञान दूंगा, डिटेल में समझाऊंगा एकदम देसी में। कैसे एक सेफ और रिलायबल बैंक चूज किया जाता है, कौन से फैक्टर्स चेक करने चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने रिस्की होते हैं, अगर बैंक भी डूब जाए तो आपका पैसा कितना इंश्योर्ड होता है, वो सब बात करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसा रखना सेफ है या नहीं है, और सबसे जरूरी स्कैम्स और फ्रॉड से बचें कैसे। तैयार हो भैया? शुरू करें? ठीक है। तो बैंक चुनते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, बात करते हैं यहां से। जब आप किसी बैंक में खाता खोलते हो ना, या पैसा जमा करते हो, तो भैया ये कुछ चीजें जरूर चेक कर लेना। पहला, क्या वो बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब उसको आरबीआई से मान्यता प्राप्त है भी कि नहीं। देखो, ये जो आरबीआई है ना, ये इंडिया के सारे बैंकों का बाप है। अगर बैंक आरबीआई के अंदर नहीं है तो वो रिस्की है। कहने को 1 लाख से ज्यादा छोटे बड़े बैंक हैं भारत में, पर आरबीआई का लाइसेंस सिर्फ 2000 के पास है। मतलब सोचो कितना बड़ा गैप है। 1 लाख बैंक हैं और सिर्फ 2000 आरबीआई से मान्यता प्राप्त हैं। इसका मतलब 98,000 बैंकों का घपला करने का, आपके पैसे लूटकर भागने का चांसेस है। बताता हूं अभी और देखो, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट होती है अप्रूव्ड बैंक्स की। वहां जाकर आप चेक करो कि जिस भी बैंक में खाता खुलवा रहे हो उससे लाइसेंस सर्टिफिकेट मांगो। इंडिया में ऐसे कई सारे चिट फंड कंपनीज हैं जो बैंक जैसे दिखेंगे, बैंक जैसा ऑफिस खोलेंगे, लोगों का डिपॉजिट ले लेते हैं, वो भी बिना आरबीआई के लाइसेंस के। दूसरा, डीआईसीजीसी इंश्योरेंस है कि नहीं है। ये होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। मतलब क्या होता है समझाता हूं। ये आरबीआई की एक ऐसी बीमा संस्था है जो आपके बैंक डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करती है, इंश्योरेंस करती है। जैसे हम इंसान का लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ना, हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ना, वैसे ही आपका पैसा जो बैंक में रखा हुआ है उसके इंश्योरेंस, उसके साथ कोई गड़बड़ी ना हो जाए, तो ऐसे ही डीआईसीजीसी, ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है, वो आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। डीआईसीजीसी आपको 5 लाख तक का कवर देती है, मतलब 5 लाख तक की गारंटीड रीपेमेंट, मतलब आपका पैसा 5 लाख तक बैंक में रखा हुआ सेफ है। अब आप पूछोगे 5 लाख से ऊपर है तो समझाता हूं, वो सब समझाऊंगा। देखो भैया, 5 लाख की बात कर रहा हूं ना, तो एक बात ख्याल में आए कि 5 लाख इंश्योर करने के लिए आपके पास 5 लाख पहले होने भी चाहिए डिपॉजिट पे। ऐसा नहीं है कि आपके 1000 रुपए के डिपॉजिट पड़े हैं और आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1000 पड़े तो 1000 का ही मिलेगा। एक लाइन में कहूं तो अगर आपका बैंक डीआईसीजीसी इंश्योर्ड है तो आपके 5 लाख तक के डिपॉजिट सेफ है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, एफडी में हो, आरडी में हो, किधर भी डाल के रखा हो। देखो, हर बैंक की गारंटी डीआईसीजीसी नहीं लेता, इसलिए यह जरूर चेक करो कि आपका बैंक डीआईसीजीसी के अंदर रजिस्टर्ड है भी कि नहीं। वैसे इसके बारे में और डिटेल में अभी बताऊंगा आगे। तीसरा फैक्टर होता है बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना। यह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बताता हूं आपको। देखो, जब शादी के लिए लड़की या लड़का ढूंढते हो तो पूरा पास्ट खंगालते हैं ना, कहीं लड़के का कोई सेटिंग तो नहीं है, क्या क्या पास्ट रिकॉर्ड है, चाल चलन ठीक है ना, तब जाके हम लड़की सेलेक्ट करते हैं, या ऐसे ही लड़की वाले लड़कों के लिए करते हैं। वैसे ही बैंक का पास्ट रिकॉर्ड देखना जरूरी है। क्या उस पर कोई फ्रॉड का केस है? गूगल में डालो नाम, पता चल जाएगा। गूगल करो, न्यूज पढ़ो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिव्यूज देखो। अभी पीएमसी बैंक के बारे में बताया ना आपको, वैसे ही बैंक का भी चेक किया करो। चौथा होता है बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ देखो। फाइनेंशियल हेल्थ, कहीं आपके बैंक के एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा तो नहीं है। क्या होता है ये समझाता हूं, सिंपल है। अगर बैंक ने बहुत सारे लोन दिए हैं,
लोगों को जो वापस बैंक के पास आए ही नहीं, तो उसका एनपीए हाई होता है। मतलब लोगों को उसने पैसा तो दे दिया, उसके पास वापस आया नहीं, तो बैंक अब ठन गोपाल की तरह घूम रहा है गड़बड़ है कुछ। तो ऐसे में बोलते हैं उसका एनपीए हाई है भैया। और हाई एनपीए वाला बैंक रिस्की होता है, इसलिए रेटिंग एजेंसीज जैसे क्राइसिल है, इकरा है, उस पर बैंक की रेटिंग होती है, वहां जाकर के देख सकते हो आप। पांचवा होता है बैंक कितना सिक्योर है, यानी कि उसकी डिजिटल सिक्योरिटी कितनी अच्छी है। क्या बैंक का मोबाइल ऐप सिक्योर है? क्या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसमें? क्या हैकिंग के कंप्लेंट्स तो ज्यादा नहीं है उस बैंक के अगेंस्ट वेबसाइट पे? साल 2024 में इंडियंस ने लगभग 12,000 करोड़ गंवाए थे, क्योंकि बैंक की डिजिटल सिक्योरिटी खराब थी, वीक थी। उड़ गए भैया। और ये सारी चीजें लीगल है, आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, अगर बैंक हर स्टेप पर आपसे ओटीपी मांगता है तो इससे इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, बैंक को गाली देने की जरूरत नहीं है। सब्र करो भाई साहब, ये आपके लिए फीचर बनाए गए हैं। ये सब बैंक आपके पैसे की सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। अब बात करते हैं जरा स्मॉल फाइनेंस बैंक की। क्या इसमें पैसा डालना सेफ है? तो पहले आपको यह बता दूं, ये होते क्या है। ये वो छोटे बैंक्स होते हैं जो आरबीआई ने 2014 में स्टार्ट किए थे। क्यों किए थे? ताकि छोटे व्यापारियों, किसानों और गांव में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सर्विसेज मिल सके। अब बड़ा बड़ा बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसी छोटे छोटे गांव में तो खोलेगा नहीं, उनका तो भैया हाईफाई हिसाब किताब होता है। तो छोटे गांवों के लिए इस तरह की सुविधा दी गई थी। अब इनमें पैसा डालने का क्या रिस्क होता है, यह समझो। पहला, लिमिटेड रीच होती है। बाकी बड़े बैंक्स जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके मुकाबले ये ब्रांचेस और एटीएम्स इनके बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको अर्जेंट कैश चाहिए तो ब्रांच ही विजिट करना पड़ेगा, और इसमें दिक्कत आ सकती है। दूसरा होता है हायर एनपीएस, एनपीए, वही जो पैसा दे करके वापस बैंक के पास नहीं आता। इनका फोकस आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर पर होता है, जहां लोन डिफॉल्ट का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अब किसानों को भी तो लोन चाहिए, लेकिन किसानों के साथ दिक्कत यह होती है कि लोन रिकवरी नहीं होती बैंकों की। किसानों का लोन ज्यादातर बैंक के पास वापस आता नहीं है। अब क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। ये सब किस्से तो आप जानते हैं। मतलब आपका पैसा डूबने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं इन बैंकों में। तीसरा, कैपिटल कम होता है, ज्यादा पैसा नहीं होता इनके पास। कहने को तो इनका रेगुलेशन आरबीआई कर रहा होता है, लेकिन कई बार इनके पास लार्ज बैंक जितना कैपिटल नहीं होता, पैसा नहीं होता भैया। अब आप पूछोगे कि मुझे क्या करना, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो सुनो चाचा, 2021 में कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक में कम कैपिटल होने की वजह से लिक्विडिटी इशू आए थे। लिक्विडिटी इशू आने का मतलब उनके पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके कारण हुआ क्या, उन्होंने डिपॉजिटर्स को विड्रॉल पर लिमिट लगा दी। मतलब जरूरत पड़ने पर आप अपना ही पैसा नहीं निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ रिस्क होते हैं, बेनिफिट भी होते हैं, हल्के फुल्के बेनिफिट भी हैं। समझाता हूं क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, हाई इंटरेस्ट रेट। मतलब मिलेगा भैया, रिटर्न तो मिलेगा। यह बैंक एफडी पे आपको तकरीबन 8%, 9%, 9.5% तक का इंटरेस्ट देते हैं, जो बड़े बैंक से कहीं ज्यादा होता है। बड़े बैंक आप देखो तो 6.5, 7 या बहुत ज्यादा 7.5, लेकिन ये 9, 9.5, 10 दे देते हैं। दूसरा होता है बेनिफिट डीआईसीजीसी कवर। अच्छी खबर यह है कि इनमें मैक्सिमम बैंक्स डीआईसीजीसी के अंडर इंश्योर्ड होते हैं। 5 लाख तक आपका पैसा सेफ है वहां पर कुछ डीआईसीजीसी द्वारा डी रजिस्टर्ड भी कर दिए जाते हैं। यह बात का भी ध्यान रखना। आज जो बैंक आपने चुना है वो डीआईसीजीसी से रजिस्टर्ड है, कल वो खत्म हो गया तो आपका पैसा रिस्क में आ गया भैया। तो ये चीजें चेक करते रहा करो भैया, आपका छुटकाऊ बैंक जो आपने पकड़ा है वो डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है कि नहीं, कहीं हट तो नहीं गया। इसलिए डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर उनके डी रजिस्ट्रेशन लिस्ट चेक किया करो। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर मेरी एडवाइस ये है कि इनमें पैसा रखना गलत नहीं है, पर थोड़ी रिसर्च कर लो चुनने से पहले और चुनने के बाद भी, क्योंकि कब डी रजिस्टर्ड हो जाए पता नहीं। और अपना सारा पैसा इन बैंक में मत डालो, मतलब एक बैंक में सारा पैसा मत डालो। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा है तो डाइवर्सिफाई करो, मतलब अलग अलग जगह डालो। हर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख मैक्सिमम, यानी कि 5 लाख तक आपका इंश्योर्ड हो। इसलिए अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक की। अभी तक हमने स्मॉल बैंक्स की बात कर ली, अब कोऑपरेटिव बैंक की बात करता हूं। देखो, कोऑपरेटिव बैंक 2 टाइप के होते हैं, अर्बन और रूरल।
आपको पता है ऐसे कितने कोऑपरेटिव बैंक हैं इंडिया में? लगभग 98,000 कोऑपरेटिव बैंक हैं। और इनमें से कितनों के पास आरबीआई का लाइसेंस है? 2,000 के पास भी नहीं। मतलब सोचो रिस्क कितना बड़ा है, कितना चांसेस हैं कि आप गड़बड़ बैंक में चले जाओ। देखो, क्योंकि इन पर आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता, जो आरबीआई से लाइसेंस नहीं है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा फ्रॉड्स इन्हीं बैंक्स में होते हैं, इन्हीं कोऑपरेटिव बैंक्स में होते हैं। ये डिपॉजिटर्स को लुभाने के लिए कई बार 10% से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं एफडी पर। और इनमें से बस गिने चुने कोऑपरेटिव बैंक के पास होते हैं टीएचसीजीसी कवर। गिने चुने, बहुत गिने चुने। इनका स्टाफ और मैनेजमेंट प्रोफेशनल नहीं होगा। ये लोग पीओ का एग्जाम पास करके नहीं आए होते हैं। ऐसे ही जान पहचान में हायरिंग हो जाती है, भैया तुम आ जाओ ऐसा करके। हेरा फेरी देखा था ना, कुछ ऐसा टाइप भी हो सकता है। इसलिए इंटरनल फ्रॉड्स के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं इन कोऑपरेटिव फंड्स में। और सबसे ज्यादा फ्रॉड्स पास्ट में आप देखो तो इन्हीं के होते हैं। और सबसे मजे की बात, इन बैंक्स को ज्यादातर लोकल पॉलिटिशियंस और माफिया ओन करते हैं। अब समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप रिलेट कर पाओगे पुरानी घटनाओं से। देखो, देश के पॉलिटिशियंस कितने ईमानदार होते हैं ये हमको बात करने की जरूरत नहीं है। ये लोग कोऑपरेटिव बैंक क्यों खोलते हैं, माफिया वगैरह जो होते हैं? असल में इनका मकसद शुरू से ही फ्रॉड करना होता है। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि ये बैंक्स में हाई इंटरेस्ट रेट का लालच दिखाकर मासूम लोगों का पैसा, करोड़ों रुपए डिपॉजिट करवाएंगे। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। ये लोग एक फेक आइडेंटिटी बनाएंगे, मतलब फेक एंटिटी के नाम से एक कोई कंपनी बनाएंगे, है? लेकिन असल में उसी पॉलिटिशियन की एक कंपनी होती है। पॉलिटिशियन कहो, माफिया कहो, जिसका भी नाम ले लो, जिसके पास बड़ा पैसा होता है भैया, उसी की एक कंपनी होती है, या उसने किसी रिश्तेदार के नाम पे खोली होती है। और सबसे बड़ा स्कैम अब होता है, बैंक का 70% से भी ज्यादा डिपॉजिट इसी फेक कंपनी को लोन के तौर पे दिया जाता है। जैसा कि अंदाजा था, वो लोन कभी वापस नहीं आता बैंक के पास। लोन डिफॉल्ट हो जाता है, वो पैसा बैड लोन बन जाता है, और नतीजा डिपॉजिटर का पैसा डूब गया। क्योंकि जो डिपॉजिटर होते हैं आम लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उन्हीं का पैसा उठा करके तो इनको लोन दिया जाता है, और वो लोन बैंक में कभी वापस नहीं आता। तो गया पैसा, फिर इन माफिया की जेब में गया। ये पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया होता है कि स्कैम के बाद भी सब कुछ लीगल दिखता है, कुछ इसमें इलीगल नहीं है। मैंने पीएमसी बैंक का बताया था ना अभी शुरुआत में, वो भी एक कोऑपरेटिव बैंक था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। उसके स्कैम में 9 लाख से ज्यादा लोगों का पैसा फंसा था, 9 लाख लोग। और कई लोगों के स्ट्रेस में तो जान भी चली गई थी। क्या करे भैया, बहुत बड़ी मेहनत से कमाई होता है पैसा ना, ऐसे कहीं से पैसा आ गया ऐसा नहीं है ना। हर साल सैकड़ों कोऑपरेटिव बैंक खुलते हैं और बंद होते हैं। हर साल करीब 10-15 कोऑपरेटिव बैंक अपना लाइसेंस खो देते हैं। जिन बैंक का यह नहीं पता कि वो कल है भी कि नहीं, लोग उन बैंक में 5-5 साल की एफडी करके बैठे रहते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। देखो, इन बैंक को लेकर के मेरी एडवाइस सिंपल है, सिर्फ 2-3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के लिए अपना पैसा इन बैंकों में मत डालो। रिस्क पूरे कैपिटल पर आप डाल रहे हो, और एक्स्ट्रा मिला तो सिर्फ 2-3%। क्या तुक है ये, बेतुक बात। अगर 5 रुपए का नोट गुम जाने पर आपके पसीने छूटने लगते हैं, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, ऑक्सीजन चढ़ाने की नौबत आ जाती है, और आपको लगता है कि आपकी पूरी रियासत लूट गई, तो भैया ये बैंक्स आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर रिस्क बर्दाश्त करने की क्षमता है तो फिर आपकी मर्जी है। अब चलो थोड़ा डीआईसीजीसी इंश्योरेंस के बारे में बताता हूं डिटेल में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो आपके बैंक डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका बैंक डीआईसीजीसी इंश्योर्ड है और वो बंद हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो ये डीआईसीजीसी हर डिपॉजिटर को 5 लाख तक का बीमा देता है। मतलब डीआईसीजीसी हर डिपॉजिटर को 5 लाख तक वापस कर देगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर, ध्यान रखना, डिपेंडिंग ऑन डिपॉजिट वैल्यू। आपके अगर डिपॉजिट 1 ही लाख है तो 5 लाख नहीं मिलने वाला, 1 ही लाख मिलेगा। मान लो कि अगर आपके एफडी में 7 लाख रुपए जमा पड़े हुए थे, बैंक डूब गया, तो डीआईसीजीसी आपको 5 लाख तक दे देगा। बाकी 2 लाख का आपका गया, वो गया पानी, वो नहीं मिलने वाला। अब बढ़ते फ्रॉड्स को देखते हुए आरबीआई ने ये लिमिट 2020 में बढ़ाई थी। उससे पहले लिमिट सिर्फ 1 ही लाख की थी। और इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये 5 लाख का कवर डिपॉजिटर के हर बैंक के लिए है। मतलब आपके पास अगर 5 अलग अलग बैंक में खाते हैं
तो पांचों में 5-5 लाख सेफ हैं। इसलिए अपना पैसा अलग अलग बैंक में रखना ज्यादा अच्छा है। ज्यादा पैसे हैं आपके पास तो एक बैंक में मत डालो, अलग अलग बैंक में डालो। अब आप बोलोगे कि इतने सारे बैंक का हिसाब कैसे रखें भैया, तो भाई साहब रखना पड़ेगा। अगर पैसा सिक्योर रखना चाहते हो तो करना पड़ेगा। जब अलग अलग लड़कियों से चैट करते हो तो सारा हिसाब किताब रखते हो ना, कि किससे क्या लास्ट बात हुई थी है? तब कोई परेशानी नहीं आती। और जब पैसा सिक्योर करने की बात है, कर लो चाचा इतनी मेहनत। अच्छा, एक और बात, जॉइंट अकाउंट पर ये कवर मिलता है। मतलब अगर आपका एक ही बैंक में सिंगल अकाउंट भी है, वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट भी है, तो दोनों अकाउंट में 5-5 लाख का कवर मिलेगा। ये एक अच्छी बात मैंने आपको बताई। अच्छी तो बहुत सारी बात बताई, ये एड ऑन बात बताई। लेकिन एक बात याद रखना, एनबीएफसीज डीआईसीजीसी के अंदर नहीं आते, इसलिए इनमें इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचो, और उसके बाद भी मन करे तो 10 बार और सोचो। आए दिन ये एनबीएफसीज बंद होते रहते हैं। अभी इसी साल फरवरी में 20 एनबीएफसीज ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई को सरेंडर किया है। और मजे की बात, इसमें रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड भी था, इसमें आईडीएफसी लिमिटेड जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। अब जब इतनी विशाल कंपनीज के एनबीएफसीज का ये हाल होगा, तो भैया बाकी एनबीएफसीज का आप खुद सोच लो। देखो, ये मतलब मत निकालना कि सारे एनबीएफसीज खराब होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई सारे अच्छे एनबीएफसीज होते हैं, लेकिन बात रिसर्च की है। देखो कौन सा अच्छा, उसमें जाओ। आपको बता दूं कि इंडिया में लगभग 2000 से ज्यादा कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक डीआईसीजीसी के तहत आते हैं। इसलिए अपने बैंक का स्टेटस चेक करो, वो जरूरी है। अगर वो डीआईसीजीसी में नहीं है तो समझ लो कि आपका पैसा खतरे में है। अब लास्ट में आपको कुछ डूज एंड डोंट्स भी बता देता हूं कि भैया क्या करना है और क्या नहीं करना है बैंकों के मामले में, अपने पैसों के मामले में। डूज बताता हूं, मतलब जो करना चाहिए आपको। हमेशा बैंक का आरबीआई लाइसेंस चेक करो। देखो, मैं ये उन बैंकों की बात कर रहा हूं जो बड़े बैंक्स नहीं है, जो टॉप 5 टॉप 10 बैंक जानते हो ना, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन सब बैंकों में ये सब खतरा नहीं है। ये बातें हम उन बैंकों की कर रहे हैं जो इसके बाद की शुरुआत होती है। जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, 1 लाख बैंक, 2000 सिर्फ आरबीआई रजिस्टर्ड, बाकी 98,000 का क्या, उनकी बात कर रहे हैं। डीआईसीजीसी इंश्योरेंस स्टेटस चेक करो भैया, बैंक की फाइनेंशियल रेटिंग देखो, कस्टमर रिव्यूज देखो, ऑनलाइन देखो, अपना पैसा डाइवर्सिफाई करो। एक बैंक में सारा पैसा नहीं डालना, अलग अलग बैंक में रखो, 2-3 बैंक में अलग अलग रखो। अपडेटेड रहो, बैंक के न्यूज को फॉलो करो। अगर आरबीआई ने किसी बैंक को लेकर वार्निंग दी है तो उस बैंक को अवॉइड करो। अब डोंट्स, क्या नहीं करना ये सुनो। हाई रिटर्न ट्रैप के चक्कर में नहीं पड़ना भैया, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बैंक आपको 10-12% इंटरेस्ट प्रॉमिस कर रहा है तो अलर्ट हो जाओ। 25 दिन में पैसा डबल, याद है ना हेरा फेरी? वो सुनील शेट्टी को जब फोन आता है, सुनील शेट्टी फोन लेता है तो क्या बैकग्राउंड में चलता है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कोई बैंक अगर 10-12% इंटरेस्ट आपको देने का बात कर रहा है तो फिर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाई रिटर्न इक्वल टू हाई रिस्क, ये बात गांठ बांध दो। जहां हाई रिटर्न की प्रॉमिस है वहां हाई रिस्क अपने आप चुपके से लग के आता है। एनबीएफसीज और कोऑपरेटिव बैंक से जितना दूर रह सको रहो, लेकिन हाँ, सारे नहीं। रिसर्च की बात है ये, सारे खराब नहीं होते। मैं फिर से कह रहा हूं, वो क्या बोलते हैं, सावधान रहिए, ब्लाइंडली फेथ मत करो, रिसर्च करो, वो जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं कि नहीं। बहुत कुछ बता दिया यार, चलो बहुत कुछ बता दिया। अब उम्मीद करता हूं आपके पल्ले बहुत कुछ तो पड़ा होगा, और अगर पड़ गया है तो मुबारक हो, आपकी मेहनत की कमाई सिक्योर करने में सफल हो जाओगे आप। अब आपका काम है कि औरों को जागरूक करना। अगर मेरी बात का असर आप पर पड़ गया तो मुबारक हो, आप अपनी मेहनत की कमाई सिक्योर करने में सफल हो गए। और अब आपका काम क्या है? औरों को जागरूक करना, जिस तरीके से मैंने आपको किया है। अब हर किसी ने तो हमारा वीडियो देखा नहीं है, या तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप उनको बताओ, नहीं तो हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर रिलेटिव तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं करोगे भैया तो आपके जानने वालों का पैसा खतरे में है। चाहते हो उनका भी पैसा बचाना तो जरूर शेयर कीजिए। मैं शेयर वेयर करने नहीं कहता, लेकिन ऐसी बातें जब हम कर रहे हैं तो शेयर करना जरूरी है, जिम्मेदारी है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही भैया। कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइएगा, कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आया होगा, कोई हाई फाई शब्दों का इस्तेमाल मैंने कर दिया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं रिप्लाई भले ही नहीं कर पाता आपके कमेंट के, लेकिन किसी ना किसी वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर दे दूंगा।